नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। जैसा कि हम करंट अफेयर्स, डेली प्रीलिंग फैक्ट और चर्चित विषय की बात कर रहे थे, तो आइए देखते हैं आज के चर्चित विषय में क्या है खास जो आपके प्रतियोगी परीक्षा को करता है एक और मजबूत और देता है एक दिशा आपको उस ओर चलने की। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आज के चर्चित विषय का पहला टॉपिक है स्वामी फंड। आइए देखते हैं स्वामी फंड चर्चा में क्यों रहा, क्या है यह स्वामी फंड। तो हाल ही में मुंबई में स्वामी फंड सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवासियों के लिए विशेष विंडो है। मतलब कि यह जो अभी आपने जैसा देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, तो कुछ इसी तरह का एक फंड का इसमें कलेक्शन होता है, जिसके तहत अधिक से अधिक घरों को हर साल बनाने का लक्ष्य होता है, जो कि पूर्ण किया जाता है। इस कोष के तहत एक आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए किए गए निवेश के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 7 परियोजनाओं में 1500 से अधिक घरों को पहले ही पूरा कर लिया गया और हर साल कम से कम 10,000 घरों को पूरा करने का इसके अंतर्गत क्या है, लक्ष्य है। तो स्वामी फंड के अंतर्गत कितने घरों को पूरा करने का लक्ष्य आ सकता है, तो 10,000 घरों को पूरा करने का लक्ष्य होता है। क्या लाभ होता है इससे, देखिए महत्व की अगर बात करें तो यह रियल एस्टेट में तरलता को अनलॉक करने में मदद करता है तथा सीमेंट और स्टील जैसे कोर उद्योगों को बढ़ावा भी देता है। जाहिर सी बात है कि अगर घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है तो इसमें आप सीमेंट और आपके स्टील उद्योग को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक सी बात है। तो ये लक्ष्य साथ पूर्ण होते हैं और साथ ही इन उद्योगों को महत्व भी मिलता है। इसी के अंतर्गत एक जुड़ा तथ्य बात कर लेते हैं रेरा की, कि असल में रेरा क्या है ना, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये क्या है, आइए देखते हैं। रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम रेरा 2016 संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। मतलब रेरा को कब पारित किया गया, तो इसे पारित किया गया 2016 में, जो कि 1 मई 2017 से पूरी तरह से लागू हुआ। क्या है यह प्रभावी अधिकार क्षेत्र के नियमन के लिए राज्य में नियामक रेरा का कार्यान्वयन प्रभावी है। यानी इसके अंतर्गत यह कानून बन गया जिसमें एक कह सकते हैं कि आप देख रेख करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है कि कहाँ कौन सी व्यवस्थाओं का काम चल रहा है। जैसे हाल ही में घर बनाने का चल रहा था, है ना, तो यह विनिमय और विकास के कार्यक्रम को भी बढ़ावा देता है। तो यह हो गया आपका रेरा। आइए आगे बात करते हैं, करंट अफेयर्स में बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 एमिशंस गैप रिपोर्ट 2021 जिसे कहते हैं जारी की गई है। क्या रहा इस रिपोर्ट में विशेष, देखते हैं। यह यूएनईपी उत्सर्जन गैस रिपोर्ट का 12वां संस्करण है। कौन संस्करण है, 12वां संस्करण है। यह सूचित करता है कि नई राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं ने समन के अन्य उपायों के साथ मिलकर दुनिया को सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम करके 2.7 डिग्री सेल्सियस तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यूएनईपी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पर यूएनईपी की रिपोर्ट का क्या असर पड़ता है। यदि बिना किसी शर्त के वर्ष 2030 तक सभी प्रतिबद्धताओं तथा 2.6 डिग्री सेल्सियस को भी लागू किया जाता है तो सदी के अंत में ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यदि शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को अतिरिक्त रूप से पूरी तरह से लागू किया जाता है तो यह अनुमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। विशेष में बात करते हैं यूएनईपी के बारे में, थोड़ा इसकी चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी अगर बात करें तो 5 जून 1972 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना। तो ये रहता है यूएनईपी का लक्ष्य। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है नैरोबी, केन्या। पूछा जा सकता है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। एक अभियान था इसका बीट पॉल्यूशन UN75 विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ जो इसका लोगो लाइन था, वाइल्ड फॉर लाइफ। तो ये इसका अभियान था बीट पॉल्यूशन, ठीक है। अब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह
5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे आइए आगे बात करते हैं। पॉइंट 2 पे चलते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा ISIS मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया गया था। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में सक्रियता के साथ साथ मॉड्यूल की अखिल भारतीय उपस्थिति का पता चला। अन्वेषण से उजागर हुआ कि सदस्यों की भर्ती से लेकर चरमपंथी गतिविधियों की तैयारी और निष्पादन तक ऑनलाइन कट्टरता का प्रसार की उल्लेखनीय भूमिका रही है ना। जो NIA है, जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, तो ये जो गठित किया गया, तो ये देख रेख करता है कि हमारे देश में जैसे कई तरह के भावना, कई तरह के विचार पंथों वाले लोग रहते हैं, तो किसी की भावना को आहत ना हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देश में शांति बनी रहे, है ना, कोई ऐसी अशांति न फैले, इसके लिए NIA जो गठित किया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र में और केरल में सक्रियता के साथ साथ इसकी भारतीय उपस्थिति का पता भी चला, है ना। तो यह एक संस्था की तरह आप कह सकते हैं कार्य करता है। जैसे UAPA अधिनियम, अगर इसकी बात करें कि इसमें क्या विधायी प्रक्रिया कोई है, क्या है, तो UAPM अधिनियम 1967 और NIA अधिनियम 2008 जैसे कानून कट्टरवाद संबंधी मुद्दों को संबोधित करते हैं। कट्टरवाद कहने का ही मतलब है कि हमारे देश में शांति की स्थिति बनी रहे। इसके पहले भी कई विधायी अधिनियम बनाए जा चुके हैं, तो है ना, जिसमें NIA का अधिनियम अभी हमने आपको बताया। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की भी चर्चा रही, है ना। देखते हैं, एक कानून बना न्यूजीलैंड, जिसको हमने लिखा कानून न्यूजीलैंड। क्या है ऐसा? न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों हेतु कानून जलवायु रिपोर्टिंग स्वतंत्र होने से निवेशकों को यह देखने को मिलेगा कि जिस कंपनी में वे अपना पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं वह पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है ना। तो यानी न्यूजीलैंड ऐसा देश बन गया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों, निवेश प्रबंधकों हेतु एक कानून बनाया है। इसीलिए इसका लोगो लाइन है कानून न्यूजीलैंड, है ना। इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, कि निवेशकों को ये सीधे देखने को मिल जाएगा कि जिस योजना में वो अपना पैसा लगा रहे हैं उनका क्या लाभ मिल रहा है ना, और ये पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है। तो इसका उद्देश्य यही था। आइए टॉपिक 4 की बात करते हैं। समुद्रयान मिशन। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत इस महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिसके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं। ठीक, फिर आगे बात करते हैं चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। क्या है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस? इसकी भी बात कर लेते हैं। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाणित ट्रेन बन गई है। यह भारतीय रेलवे की पहली शताब्दी और दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। क्या नाम है इसका? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर गंगा उत्सव की बात करें तो गंगा उत्सव इस वर्ष 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर को गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर हर वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन करता है। यानी 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय जो नदी का दर्जा मिल गया था, इसी के उपलक्ष्य में इसी की वर्षगांठ के लिए 1 से 3 नवंबर तक स्वच्छ गंगा मिशन लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और शायद 26 सितंबर को जो विश्व नदी दिवस मनाया जाता है, तो है ना, तो वो भी आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आज के हमारे चर्चित विषय मुख्य करंट अफेयर्स में यही रहा। हमारे चैनल GS विद श्याम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। थैंक यू सो मच।